दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे लड़के से जिसका पुनर्जन्म एक छोटे से आर्कटिक भेड़िए के रूप में होता है। लेकिन यह कोई साधारण भेड़िया नहीं था, क्योंकि इसके साथ एक डिवोरिंग इवोल्यूशन सिस्टम भी सक्रिय हो चुका था। इस सिस्टम की मदद से वह जितना अधिक मांस और खून खाएगा, उतना ही शक्तिशाली होता जाएगा और एक दिन आर्कटिक का सबसे खतरनाक शिकारी बन सकता है। हालांकि अभी वह केवल एक छोटा सा शावक था। अच्छी बात यह थी कि उसके माता पिता पूरे झुंड के सबसे ताकतवर भेड़ियों में से थे। उसकी माँ लेवल 4 और पिता लेवल 6 के थे, इसलिए दोनों झुंड के नेता भी थे। एक दिन जब वह गुफा से बाहर निकलकर दुनिया देखने की कोशिश कर रहा था, तभी उसकी माँ उसे वापस खींच लेती है। तभी उसकी नजर अपनी छोटी भेड़िया बहन पर पड़ती है, जो आराम से माँ का दूध पी रही थी। वह भी उसके पास जाकर दूध पीने लगता है। उसी समय उसके कानों में सिस्टम की आवाज गूंजती है। आर्कटिक भेड़िया माँ का दूध ग्रहण किया। इवोल्यूशन पॉइंट्स में 0 की वृद्धि हुई। यह सुनते ही वह बेहद खुश हो जाता है और दूध पीते पीते गहरी नींद में सो जाता है। समय तेजी से बीतता है और देखते ही देखते 1 महीना गुजर जाता है। इस 1 महीने में उसकी विकास गति इतनी तेज होती है कि पूरा भेड़िया झुंड हैरान रह जाता है। पुनर्जन्म के सिर्फ तीसरे दिन ही वह खुद दौड़ने और कूदने लगता है। 10वें दिन तक वह माँ का दूध छोड़कर अपने पिता द्वारा लाए गए शिकार को खाने लगता है। 20वें दिन तक उसका शरीर उसकी बहन से कई गुना बड़ा हो जाता है और यहाँ तक कि अपने 6 महीने के चचेरे भाई से भी बड़ा दिखने लगता है। और जब 30 दिन पूरे होते हैं, तब उसका आकार लगभग 1 साल के जवान नर आर्कटिक भेड़िए जितना हो चुका था। अब उसका लेवल 3 हो चुका था। उसके पास 300 हेल्थ पॉइंट्स थे और बाकी सभी गुण 30-30 तक पहुंच चुके थे। हर लेवल बढ़ने पर मिलने वाले अतिरिक्त 10 पॉइंट्स उसने केवल अपनी स्पीड में लगाए थे। इसी कारण उसकी स्पीड बढ़कर 60 हो गई थी। अब उसकी रफ्तार सामान्य भेड़ियों से कहीं ज्यादा थी, यहाँ तक कि उसकी माँ भी उससे तेज नहीं थी। वह मन ही मन सोचता है कि इस दुनिया में स्पीड सबसे बड़ी ताकत है। अगर दुश्मन को हरा नहीं सकते तो कम से कम उससे बचकर निकल तो सकते हैं। तभी एक भेड़िए की जोरदार हुआन उसकी सोच को तोड़ देती है। वह ऊपर देखता है और पाता है कि उसके पिता पूरे झुंड को शिकार के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। यह आवाज वह लगभग हर दिन सुनता था, क्योंकि उसके माता पिता रोज शिकार पर जाते थे। लेकिन आर्कटिक का वातावरण बेहद कठोर था और वहाँ जानवर भी बहुत कम थे। इसी वजह से हर बार शिकार से बहुत कम भोजन मिल पाता था। बड़े और ताकतवर जानवरों का शिकार करने की हिम्मत भी झुंड नहीं करता था। हालात इतने मुश्किल हो चुके थे कि इस बार उसकी माँ भी गुफा में रुकने के बजाय शिकार पर जाने वाली थी। जाने से पहले वह प्यार से उसे छूती है और बाकी शावकों की देखभाल करने को कहती है। इसके बाद पिता भी कुछ निर्देश देकर पूरे झुंड को लेकर निकल जाते हैं। उनमें एक खास अकेला भेड़िया शावक भी था, जिसे झुंड ने पहले शिकार के दौरान पाया था और अपनाकर अपने साथ रख लिया था। वह सिर्फ 3 महीने का था, लेकिन उसका आकार 6 महीने के भेड़िए जितना था। भेड़ियों के जाते ही हमारा मुख्य पात्र सोचता है कि अब समय आ गया है कि वह खुद शिकार करे। उसकी भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि वह एक वयस्क भेड़िए से भी ज्यादा खाने लगा था। उसने देखा कि उसके माता पिता लगातार शिकार करके कमजोर होते जा रहे हैं और अपना अधिकांश भोजन उसके और उसकी बहन के लिए बचा रहे हैं। यही सोचकर वह फैसला करता है कि अब उसे भी जिम्मेदारी उठानी होगी। इसके अलावा डिवोरिंग प्यूरिफिकेशन सिस्टम के साथ उसका भविष्य लड़ाइयों और खून खराबे से भरा हुआ था। कुछ देर बाद वह गुफा से बाहर निकल पड़ता है। बाहर का तापमान बेहद खतरनाक था। आर्कटिक में सर्दियों के दौरान तापमान -40 से -50 डिग्री तक पहुंच सकता है। भले ही वह आर्कटिक भेड़िया बन चुका था, फिर भी इतनी ठंड उसे महसूस हो रही थी। तभी सिस्टम की चेतावनी सुनाई देती है। अत्यधिक ठंड के कारण स्वास्थ्य में 1 अंक की कमी हुई है। अत्यधिक ठंड के कारण स्टेमिना की खपत 2 गुनी हो गई है। यह सुनकर उसे समझ आ जाता है
कि ज्यादा देर बाहर रहना सही नहीं होगा। वह तेजी से आगे बढ़ता है और अपने पिता के शिकार दल का पीछा करने का सोचता है, लेकिन रास्ते में उसकी नजर कई आर्कटिक खरगोशों पर पड़ती है जो बर्फ के बीच उगी काई खा रहे थे। तभी उसके मन में एक योजना आती है। सिस्टम की मदद से वह उन खरगोशों के आंकड़े देखता है। उनमें सबसे ताकतवर खरगोश लेवल 3 का था और उसकी स्पीड 53 थी। यही कारण था कि सामान्य भेड़िए उनका शिकार नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पकड़ने में बहुत ज्यादा ताकत लगती थी। लेकिन हमारे नायक के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। वह धीरे धीरे झुककर उनकी ओर बढ़ने लगता है। जैसे ही वह लगभग 10 मीटर की दूरी पर पहुंचता है, खरगोश उसे देख लेते हैं और घबराकर भागने लगते हैं। लेकिन अगले ही पल वह बिजली की रफ्तार से छलांग लगाता है। हवा में उसके नुकीले पंजे चमक उठते हैं और देखते ही देखते उसके पंजे पूरी ताकत के साथ एक नर आर्कटिक खरगोश की गर्दन पर जा धंसते हैं। कायर नर आर्कटिक खरगोश तुरंत बर्फ पर ढेर हो गया। मैं तुरंत मुड़ा और बाकी बचे शिकार के पीछे दौड़ पड़ा, जिससे कई शावकों की जान बच गई। आधे घंटे बाद 6 आर्कटिक खरगोश बर्फ पर बिखरे पड़े थे और मैं पहले ही अपनी अधिकांश ताकत खर्च कर चुका था। मैं सीधे खरगोशों की लाशों के पास गया और उन्हें फाड़कर खाना शुरू कर दिया। सुनो, आर्कटिक खरगोशों को जल्दी खाओ और एक इवोल्यूशन पॉइंट प्राप्त करो। अपने कानों में सिस्टम की सूचना सुनकर मैंने और भी तेजी से खाना शुरू कर दिया। हर प्रकार का भोजन खाने पर इवोल्यूशन पॉइंट मिलते थे, लेकिन शुरुआती लाभ हमेशा अधिक होता था। नर आर्कटिक खरगोश और एक बच्चे को खाने के बाद मेरे इवोल्यूशन पॉइंट घटकर 0 रह गए थे। दोनों खरगोशों को खत्म करने के बाद मैंने खाना बंद कर दिया और उनकी लाशें उठाकर गुफा की ओर चल पड़ा। मुझे पता नहीं था कि अभी जो कुछ हुआ था उसे दूर खड़ी ऑफ रोड गाड़ी में बैठे खोजकर्ता देख रहे थे। 2 चक्कर लगाने के बाद मैं आखिरकार बाकी बचे 4 आर्कटिक खरगोशों को गुफा में वापस ले आया। मेरे चचेरे भाई भेड़िए के शावक और बाकी कई भेड़िया शावक उन्हें देखकर खुशी और प्रशंसा में हुआन हुआन करने लगे। मैंने चुपचाप एक छोटे आर्कटिक खरगोश की लाश उठाई और उनके सामने फेंक दी। अनुमति मिलने के बाद भेड़िया शावकों ने बड़े चाव से खाना शुरू कर दिया। खासकर अकेला भेड़िया तो अपने कमजोर चचेरे भाई के हिस्से से भी मांस चुराने की कोशिश करने लगा। यह देखकर मैंने तुरंत उसे 3-4 मीटर दूर उछाल दिया और गुस्से में हुआन का। अकेला भेड़िया घबराकर उठ खड़ा हुआ, जल्दी से माफी मांगी और सिर झुका लिया। जंगल का कानून, योग्यतम की उत्तरजीविता एक बार फिर साफ तौर पर दिखाई दे गई। उसने भोजन छीनने का विचार करने की भी हिम्मत नहीं की। ताजे मांस के बस कुछ कौर खाने के बाद ही वह डरते डरते पीछे हट गया। जो अकेला भेड़िया पहले शावकों के बीच बहुत दबंग हुआ करता था, उसने इस बार अपना सबक सीख लिया था। डर के साथ साथ उसकी आंखों में उलझन की झलक भी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो छोटा सा शावक पहले ठीक से चल भी नहीं पाता था, वह अब उसे इतनी आसानी से कैसे हरा सकता है और उससे कहीं बड़ा भी कैसे हो गया है। छोटे भेड़िए की आंखें उलझन से भरी थी, लेकिन उसे कोई समझाने वाला नहीं था। उसी समय बाहर से थके हुए शरीरों के साथ भेड़िए वापस लौटे। वे केवल ध्रुवीय भालू द्वारा खाए जा चुके एक सील का आधा हिस्सा ही छीन पाए थे, जो उनके पेट भरने के लिए तो दूर, शायद दिन भर की ऊर्जा लौटाने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। उनके शावकों को आज भूखा रहना पड़ता। यह सोचकर माँ भेड़िया ने निराशा में हुआन का, अगर ऐसा ही चलता रहा तो झुंड शायद ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। अचानक माँ भेड़िया की नाक फड़की। उसे गुफा से आती खून की तेज गंध महसूस हुई। माँ भेड़िया ने तेजी से 2 बार हुआन का, जिससे पूरा झुंड तुरंत सतर्क हो गया। पिता भेड़िया कई आर्कटिक भेड़ियों को साथ लेकर पागलों की तरह गुफा की ओर दौड़ पड़े। अल्फा भेड़िए के रूप में पिता भेड़िए की दहाड़ में प्रबल हत्या की भावना भरी हुई थी। गुफा में पेट भरकर खा चुके भेड़िया शावक उस परिचित हुआंग को सुनते ही चौंक कर उठ बैठे। मैं भी अपवाद नहीं था, यह सोचते हुए कि शायद भेड़िया माता पिता
किसी दुश्मन से टकरा गए हैं। 60 से अधिक की स्पीड के साथ पिता भेड़िया गुफा के मुहाने को चीरते हुए भीतर घुस आया। उसके सफेद पंजे जमीन पर जोर से पड़े और चट्टान का एक टुकड़ा उछल गया। मैंने क्रोधित पिता भेड़िए को देखा, लेकिन उसके सामने कोई दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा था। माँ भेड़िया गुर्राई और मुझे तथा मेरी भेड़िया बहन को बार बार चाटने लगी। मैंने उनके पहले वाले क्रोध का कारण समझ लिया। उसने धीरे से हुआंग का, फिर गुफा से बचे हुए 2 आर्कटिक खरगोशों को बाहर खींच लाई। खून की गंध उन्हीं से आ रही थी, लेकिन यह भोजन आया कहां से? आर्कटिक खरगोशों को पकड़ना इतना मुश्किल होता है क्या शावकों ने उन्हें पकड़ा था? माँ भेड़िया ने उलझन में मेरी ओर देखा। मैंने पुष्टि में हुआन का, कौन सोच सकता था कि केवल 1 महीने का भेड़िया शावक पहले से ही अपने दम पर आर्कटिक खरगोशों का शिकार कर सकता है। उसकी विकास दर तो बेहद तेज है। अगर यह इसी तरह बढ़ता रहा तो क्या यह जल्द ही बाकी सबको पीछे नहीं छोड़ देगा? उस क्षण झुंड के कई भेड़ियों की मेरे प्रति नजर बदल गई। माँ भेड़िया गुर्राई और सबसे पहली प्रतिक्रिया केवल मेरे तेज विकास पर आश्चर्य की थी। इसके अलावा और कुछ नहीं था। उसे अपनी ऊर्जा वापस भरने की जरूरत थी। बचा हुआ शावक भी पिता भेड़िए ने तभी दूसरी मादा भेड़ियों को दिया, जब बाकी शावकों ने संकेत कर दिया कि उनका पेट भर चुका है। जहाँ तक नर भेड़ियों की बात थी, वे सभी चुपचाप गुफा में अपनी अपनी जगह लौट गए और सो गए, क्योंकि सोना सबसे कम ऊर्जा खर्च करने वाला काम था। माँ भेड़िया ने आधा आर्कटिक खरगोश खाने के बाद आखिरकार थोड़ा बेहतर महसूस किया। हालांकि वह वास्तव में बचा हुआ आधा हिस्सा भी खाना चाहती थी, फिर भी उसने खुद को रोक लिया। एक ऐसे कोने में जहां कोई दूसरा भेड़िया नहीं देख सकता था, उसने उसे चुपचाप मेरे और मेरी मादा भेड़िया के लिए छिपाकर रख दिया। फिर 2 बार हुआंग की और हमें चुपचाप इसकी सूचना दी। मैंने चाहे जितना इनकार किया हो, माँ भेड़िया ने जिद करके वह भोजन हमारे लिए छोड़ दिया। मजबूत मैं भीतर ही भीतर आह भरे बिना नहीं रह सका, यह जानते हुए कि मुझे अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने और माँ तथा पिता भेड़ियों को भोजन के लिए संघर्ष करने से बचाने के लिए और अधिक इवोल्यूशन करना होगा। मैं आर्कटिक का सच्चा राजा बनने की आकांक्षा रखता था। आर्कटिक खाद्य श्रृंखला का सर्वोच्च शिकारी, एक उज्जवल भविष्य की कल्पना। मैंने यह भी योजना बनाई कि अपनी ताकत वापस पाने के लिए माँ भेड़िया के पास आराम करूं, ताकि अगले दिन फिर शिकार कर सकूं। अगले दिन मैं जागा तो पाया कि माँ भेड़िया, पिता भेड़िया और कई वयस्क आर्कटिक भेड़िए मांद से जा चुके थे। स्पष्ट रूप से वे सुबह भोजन की तलाश में निकल गए थे। शावक अभी भी गहरी नींद में थे। मैं मांद से बाहर निकला, अंधेरे और बर्फ से ढके आर्कटिक की ओर मुख किया और एक लंबी हुआंक लगाई। मेरे सामने एक लेवल 7 आर्कटिक रेंडियर की लाश पड़ी थी। सामान्यतः इसे गिराने के लिए पूरे झुंड को शिकार करना पड़ता, लेकिन अब एक लेवल 7 नर आर्कटिक रेंडियर मेरे सामने पड़ा था। रेंडियर की लाश पर किसी काटने के निशान नहीं थे, केवल उसकी गर्दन और अंगों से चमकता लाल खून बह रहा था। यह देखकर मैं बहुत उलझन में पड़ गया। कौन सा जानवर इतनी आसानी से एक नर आर्कटिक रेंडियर को मार सकता है? क्या यह कोई ध्रुवीय भालू हो सकता है? लेकिन अगर किसी ध्रुवीय भालू ने इसे मारा था तो वह इसकी लाश यहाँ क्यों छोड़ जाता? आसपास का वातावरण सुरक्षित होने की बार बार पुष्टि करने के बाद मैं सावधानी से रेंडियर की लाश के पास पहुंचा। इस रेंडियर का वजन कम से कम 200 या 300 पाउंड था। पूरा भेड़िया झुंड भी इसे एक बार में खत्म नहीं कर सकता था। करीब से निरीक्षण करने पर मैंने जल्दी ही लाश में कुछ अजीब देखा। सींग मौजूद थे, लेकिन वे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उन्हें चाकू से काट दिया हो। घाव बहुत साफ था। यह निश्चित रूप से किसी जानवर के काटने का निशान नहीं था। क्या इसे इंसानों ने मारा था? सिंह पूरी तरह औषधीय जड़ी में बदलने से पहले उन्हें डियर वेलवेट कहा जाता है और बहुत से लोग इस मूल्यवान औषधीय सामग्री को खरीदने के लिए भारी रकम खर्च करते हैं। रेंडियर की गर्दन पर घातक घाव एक गहरा खून से भरा छेद था। ऐसा घाव निश्चित रूप से बंदूक से ही हुआ था। सभी संकेत
यही बता रहे थे कि रेनडियर इंसानों के हाथों मारा गया था और इसी कारण उसके सबसे मूल्यवान सींग गायब थे। यहाँ केवल भोजन की कमी का लगातार खतरा ही नहीं था, बल्कि शिकारी इंसानों का भी खतरा था। एक संकट की भावना मेरे भीतर उमड़ पड़ी। ऐसा लग रहा था कि मुझे अपने इवोल्यूशन की गति और तेज करनी होगी। बिना झिझक के मैंने सिर झुकाया और रेनडियर की लाश का बारीकी से निरीक्षण किया। रेनडियर अभी हाल ही में मरा था। उसका शरीर पूरी तरह अकड़ा नहीं था। यह रेनडियर का मांस था। मैं लगातार खाता रहा और सिस्टम की सूचनाएं लगातार बजती रही, जबकि मेरे इवोल्यूशन पॉइंट धीरे धीरे 3 से कम होते गए। 5 या 6 पाउंड मांस खाने के बाद मेरा पेट लगभग 7 या 8/10 भर चुका था, इसलिए मैं रुक गया। आखिरकार इस बर्फीले जंगल में मैं इतना अधिक नहीं खा सकता था कि मेरी गतिविधि ही बाधित हो जाए। अब मेरे पास 7/10 से अधिक इवोल्यूशन पॉइंट थे और अगले इवोल्यूशन से मैं बस थोड़ा ही दूर था। अपनी मानवीय बुद्धि का उपयोग करते हुए मैंने 2 झाड़ियां ढूंढी और उन्हें रेनडियर की लाश के नीचे रख दिया ताकि घर्षण कम हो जाए। फिर धीरे धीरे उसे गुफा की ओर घसीटने लगा। इस चतुराई के बिना अकेला एक भेड़िया राजा भी रेनडियर को मान तक घसीटने में संघर्ष करता, लेकिन तभी खून की गंध सूंघकर धूसर और सफेद धब्बों वाली एक बिल्ली प्रजाति का जीव मेरा पीछा करते हुए आ पहुंचा। वह झाड़ियों में कूद पड़ा और यह पुष्टि करने के बाद कि मैं केवल एक अकेला भेड़िया था, उसने अपने नुकीले दांत दिखा दिए। यह एक सांप जैसा जीव था। समान आकार पर बिल्ली प्रजाति के जीव लगभग अजेय राजा होते हैं। इसके अंग लंबे और शक्तिशाली थे। इसकी सहन शक्ति अत्यधिक थी, जिससे यह एक जन्मजात शिकारी बनता था। यह सांप जैसा जीव 2 दिनों से भूखा था, लेकिन भोजन सामने होने के बावजूद वह अपनी बेचैनी दबाकर शांतिपूर्वक अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही मैं लाश घसीटने में संघर्ष कर रहा था, मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। झाड़ियों में छिपा सांप जैसा जीव तुरंत छलांग लगाकर बाहर आ गया। धत्तेरे की एक सांप जैसा जीव, उसका स्टेटस पैनल मेरे सामने प्रकट हो गया। लेवल 4 39,000 HP, स्पीड 53, मुझसे एक लेवल ऊंचा। सामान्यतः सांप शार्प किसी भेड़िए को उकसाता नहीं था, लेकिन मैं केवल एक भेड़िया शावक था और इस सांप शार्प की स्पीड अविश्वसनीय 53 थी। मैं जल्दी से खड़ा हुआ, लेकिन मैं बहुत धीमा था। सांप शार्प के अगले पंजे भेड़िए पर पड़े और उसके तेज पंजों ने तुरंत मेरी खाल चीर दी। मैंने तुरंत दूरी बना ली। स्पीड वुल्फ के रूप में जन्म लेने के बाद यह मेरी पहली जीवन मृत्यु की लड़ाई थी। इस आर्कटिक महाद्वीप में कोई दया नहीं थी, केवल योग्यता की उत्तरजीविता थी। जीवित रहने के लिए निर्दयी और अधिक शक्तिशाली बनना पड़ता था। सौभाग्य से मेरी स्पीड सांप शार्प से अधिक थी, मेरी 60 और उसकी 53। हमने तेज गति से चलते हुए संक्षिप्त टक्कर की, जिसके बाद उग्र फाड़ने और झपटने वाली लड़ाई शुरू हो गई। सांप शार्प के अगले पंजों ने मुझे फिर से घायल किया और खून निकाल दिया। मेरी आंखें लाल हो गईं और मैं उस जीव की गर्दन पर झपटा, लेकिन वह बच गया। फिर भी मैं उसकी बगल में काटने में सफल रहा और उसके मांस की एक परत नोच ली। डींग! मास्टर डू ने सांप का मांस खाया है। 5 इवोल्यूशन पॉइंट प्राप्त हुए हैं। यह अच्छी बात थी। अचानक मुझे एहसास हुआ मैं लगभग लेवल 4 तक पहुंच चुका था और केवल 5 इवोल्यूशन पॉइंट और चाहिए थे। इसका मतलब था कि बस 2 या 3 और काटने और मैं लेवल 4 में प्रवेश कर सकता था। एक बार जब मैं लेवल 4 पर पहुंच जाता तो यह सांप मेरा मुकाबला नहीं कर पाता। नीला फर, चूंकि यह लड़ना चाहता था तो फिर मौत तक लड़ेंगे। इसके बाद की लड़ाई और भी अधिक क्रूर हो गई। जब तक सांप के पंजे मेरे महत्वपूर्ण अंगों को निशाना नहीं बनाते थे, मैं उन्हें नजरअंदाज करता रहा, केवल काटने का अवसर खोजता रहा। डींग! मास्टर डू ने सांप का मांस खाया है। 4 इवोल्यूशन पॉइंट प्राप्त हुए हैं। डींग! मास्टर डू ने सांप का मांस खाया है। 3 इवोल्यूशन पॉइंट प्राप्त हुए हैं। उसका अगला पंजा घायल होने के बाद उसने दहाड़ लगाई और लड़ाई से भागने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे कोई मौका नहीं दिया और अपनी बेहतर स्पीड का इस्तेमाल करके उसे
मजबूती से जकड़े रखा। मैं सांप की पीठ पर झपटा और उसके मांस का एक और टुकड़ा नोच लिया। डींग! मास्टर डू ने सांप का मांस खाया है। दो इवोल्यूशन पॉइंट प्राप्त हुए हैं। मांस निगलने के बाद इवोल्यूशन की शक्ति मेरे पूरे शरीर में प्रवाहित होने लगी। डींग! मास्टर डू को लेवल 4 में उन्नति करने पर बधाई। हेल्थ 400, स्टेमिना 40, स्ट्रेंथ 40, डिफेंस 40, स्पीड 70। मैंने अतिरिक्त एट्रीब्यूट पॉइंट स्पीड में जोड़ दिए, जिससे वह तुरंत बढ़कर 80 हो गई। मेरे नीचे पड़ा सांप पलटा और मुझे झटककर दूर फेंक दिया। फिर भागने लगा, लेकिन मेरी नजरों में उसकी स्पीड धीमी पड़ चुकी थी। चूंकि यह सांप मेरा भोजन छीनने आया था, इसलिए उसे यहाँ मरने के लिए तैयार रहना चाहिए था। मैं एक सफेद छाया में बदल गया और बेहद कम समय में सांप तक पहुंच गया। 80 की स्पीड और 40 की स्ट्रेंथ के साथ मेरे एक ही पंजे के वार ने उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। सांप कई मीटर दूर लुढ़क गया और उसके मुंह से खून बहने लगा। मैंने उसे यातना नहीं दी, इसके बजाय मैंने उसके सिर पर एक शक्तिशाली पंजे से वार किया, जिससे उसकी बची खुची चेतना भी चकनाचूर हो गई। पहली जीवन मृत्यु की लड़ाई सफलतापूर्वक समाप्त हो गई थी और हाल ही के इवोल्यूशन के दौरान मेरे घाव पूरी तरह भर चुके थे। सांप की अंतिम सांस निकलने के बाद अचानक मेरी आंखों के सामने कई हल्के धूसर रंग की सूचना विंडो उभर आई। कमजोर होकर भी शक्तिशाली को हराना, युद्ध के बीच में ब्रेक थ्रू करना, खूनी लड़ाई लड़ना, अंतिम विजय, लक्ष्य मृत्यु। युद्ध रेटिंग S रैंक। यह S रैंक युद्ध रेटिंग एक D रैंक हंटिंग टैलेंट प्रदान करती है। उस क्षण मैं वास्तव में चौंक गया। मैंने इतनी शानदार लड़ाई के इनाम की उम्मीद नहीं की थी। हंटिंग D रैंक सक्रिय टैलेंट। सक्रिय करने पर मूवमेंट स्पीड 51% बढ़ती है, अटैक पावर 50% बढ़ती है और ऑरा छिपाने का गुणांक 60 सेकंड तक सक्रिय रहता है। कूलडाउन समय 24 घंटे। मेरी आंखें चमक उठी। यह टैलेंट मेरी शक्ति में एक बड़ा बढ़ावा था। मैंने पहले उस जीव की लाश को छिपी हुई झाड़ियों में सुरक्षित रखा, फिर आर्कटिक स्विफ्ट डियर को घसीटकर गुफा तक ले गया और उसके बाद वापस जाकर उस जीव की लाश भी ले आया। जब दोनों लाशें शावकों के सामने फेंकी गईं, तो वे मुझे ऐसे देखने लगे मानो मैं भेड़ियों का अत्याचारी राजा हूँ और उनके भीतर पहले से भी अधिक श्रद्धा और पूजा का भाव था। उस जीव का मांस मुझे बहुत सारे इवोल्यूशन पॉइंट देता था, इसलिए मैंने उन्हें उसे खाने नहीं दिया। हालांकि आर्कटिक स्विफ्ट डियर को मैंने मादा भेड़िया, उसके चचेरे भाई और बाकी शावकों के लिए छोड़ दिया, जिससे झुंड के भीतर उनका स्थान स्पष्ट रूप से अलग दिखाई दे रहा था। मैंने मादा भेड़िया और उसके चचेरे भाई को पहले खाने दिया ताकि चारों शावकों के बीच नियम स्थापित हो सके और अकेला भेड़िया बिना किसी पदानुक्रम के भोजन के लिए लड़ाई न करे। मादा भेड़िया के छोटे दांत अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुए थे, इसलिए वह बहुत कठोर चीज नहीं काट सकती थी। मैंने स्विफ्ट डियर के पेट से आसानी से पचने वाले मांस के कुछ टुकड़े फाड़े और उसके सामने फेंक दिए। मादा भेड़िया की कोमल ह्वांक ने मेरे प्रति उसके स्नेह और निर्भरता को व्यक्त किया। मादा भेड़िया और उसके चचेरे भाई का पेट भर जाने के बाद मैंने अकेले भेड़िए और धूसर सफेद भेड़िया शावक को खाने दिया। अकेला भेड़िया भूख से बेहाल था और स्विफ्ट डियर की लाश पर टूट पड़ा। मैं एक चट्टान के पीछे जाकर लेट गया और सो गया। सांप जैसे जीव के साथ हुई भीषण लड़ाई ने मुझे पूरी तरह थका दिया था। पेट भरने के बाद भेड़िया बहन वापस मेरे पास आ गई और मुझसे सटकर सो गई। जल्दी ही रात हो गई और जब मैं जागा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे माता पिता अभी तक वापस नहीं लौटे थे। गुफा के प्रवेश द्वार तक पहुंचते ही ठंडी हवा का एक तेज झोंका मुझसे टकराया। मैंने दूर देखा और पाया कि हवा और तेज हो रही थी, बर्फ और हिम को उड़ा रही थी। क्या बर्फीला तूफान आने वाला था? मेरा दिल डूब गया। रातों रात गुफा के बाहर का बर्फीला तूफान और भी भयंकर हो गया। एक आर्कटिक टर्न भी शरण लेने के लिए गुफा के प्रवेश द्वार तक उड़कर आ गया। मैं अविश्वसनीय स्पीड से उछला, अपने पंजे से उसे नीचे गिराया, उसके कुछ पंख नोचे और उसे खा गया। गुफा में रहते हुए उसने मुझे 20 से अधिक प्यूरिफिकेशन पॉइंट प्रदान किए। मैं लगभग
पूरा आर्कटिक रेंडियर मांस भी समाप्त कर चुका था। खासकर वह छोटा अकेला भेड़िया। पिछले कुछ दिनों से वह पागलों की तरह खा रहा था और मुझे मानना पड़ेगा कि उसकी विकास दर अत्यंत तेज थी। वह पहले ही मेरे चचेरे भाई से बड़ा हो चुका था। जिस बात ने मुझे और भी अधिक आश्चर्यचकित किया, वह छोटे अकेले भेड़िए में आए अन्य बदलाव थे। उसका धूसर फर और गहरा हो गया था, उसके अंग अधिक मोटे हो गए थे और उसके पंजे बिल्ली प्रजाति के जीवों की तरह अपने फर के भीतर स्वतंत्र रूप से अंदर बाहर हो सकते थे। मैंने छोटे अकेले भेड़िए की ओर देखा और उसके एट्रीब्यूट्स मेरे सामने प्रकट हो गए। प्रजाति आर्कटिक वुल्फ वेरिएंट, लेवल 2, हेल्थ 265, स्ट्रेंथ 28। उसने पेट ऊपर करके लेटने की मुद्रा बनाई, जो घनिष्ठता और खुशामद का संकेत थी। यह छोटा अकेला भेड़िया अपनी असामान्य शक्ति के साथ भविष्य में मेरी मदद कर सकता था, इसलिए मैंने उसे पूरी तरह अपना अनुयायी बनाने का निर्णय लिया और उसे एक कोड नाम दिया, लिटिल ग्रे। गुफा से बाहर निकलकर मैं एक चट्टान पर छलांग लगा गया और वहां से मैंने देखा कि भेड़ियों का एक झुंड बहुत सारा भोजन लेकर धीरे धीरे पास आ रहा था। मैं अपने आप को ह्वानकने से रोक नहीं सका और फिर दूर से कई ह्वानकों की गूंज सुनाई दी। भेड़िया माता पिता सुरक्षित लौट आए थे और उनके लिए मेरे मन में विशेष स्थान था। सभी 8 वयस्क आर्कटिक भेड़िए वापस आ चुके थे और वे अपने साथ एक वयस्क आर्कटिक हिरण तथा 3 हिरण शावकों को घसीटते हुए ला रहे थे। मैं सबसे पहले माँ भेड़िया के पास गया। उसने आसानी से मुझे चाटा, फिर नवजात हिरण शावक मेरी ओर फेंक दिया, जबकि बाकी ह्वानकने का काम भेड़िया शावकों पर छोड़ दिया। इससे माँ भेड़िया ने मुझे फिर से चाट लिया। गुफा में वापस आने के बाद माँ भेड़िया ने हिरण के शावक का पेट चीरकर उसे भेड़िया शावकों को खाने के लिए दे दिया। खाते खाते वह अचानक कुछ याद करने लगी। उसने सिर उठाकर मेरी ओर देखा और मेरी अनुमति मिलने के बाद ही खाना शुरू किया। माँ भेड़िया ने यह देखा लेकिन कोई आपत्ति नहीं की। शक्तिशाली का शासन ही नियम था और भेड़ियों का मेरी बात मानना स्वाभाविक था। माँ भेड़िया ने मुझे आकर खाने का संकेत दिया। मैं लिटिल ग्रे को हिरण के शावक की लाश के पास ले गया। मैंने मांस को निगलना शुरू कर दिया। वह रसदार और कोमल था। मेरी भूख बहुत बड़ी थी और मैंने एक ही बार में 10 किलोग्राम से अधिक मांस खा लिया, जो एक सामान्य वयस्क आर्कटिक भेड़िए की भूख से कहीं अधिक था। मैं शिकार पर जाने की इच्छा से बेचैन हो उठा। हालांकि हर बार जब मैं कोई हरकत करता, अल्फा भेड़िया मुझे वापस खदेड़ देता। मैं 2 महीने से झुंड के साथ था और उसकी संरचना को सामान्य रूप से समझ चुका था। अल्फा भेड़िया नेता होने के नाते विशेष अधिकार रखता था। प्रतिरोध से बचने का एकमात्र तरीका उसे चुनौती देकर हराना था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अल्फा भेड़िए को झुंड को नियंत्रित करने के लिए अपने अधिकार की आवश्यकता थी और यदि मैं उसे हरा देता तो उसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह नष्ट हो जाती। मैंने योजना बनाई कि दोपहर में बाहर जाऊंगा जब अल्फा भेड़िया सो रहा होगा। समय तेजी से बीता और दोपहर आ गई। ऊर्जा बचाने के लिए अल्फा भेड़िया लेटकर सो गया। मैं चुपचाप उठा और गुफा से बाहर निकल गया। पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि लिटिल ग्रे मेरा पीछा करते हुए आ गया था। उसके एट्रीब्यूट्स लगभग लेवल 3 तक पहुंच चुके थे, इसलिए मैंने उसे वापस जाने के लिए मजबूर नहीं किया। आज मौसम उदास था और दृश्यता बहुत कम थी। यही कारण था कि वुल्फ किंग ने शिकार छोड़ दिया था, लेकिन मैं लेवल बढ़ाने से केवल 5 इवोल्यूशन पॉइंट दूर था और यही प्रलोभन मुझे तेजी से शिकार खोजने के लिए प्रेरित कर रहा था। जल्द ही मुझे आर्कटिक खरगोशों का एक झुंड दिखाई दिया। आर्कटिक खरगोश अब मुझे लगभग नगण्य इवोल्यूशन पॉइंट देते थे, इसलिए मैं उनके पीछे समय बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी था। लेकिन मेरे पीछे खड़ा लिटिल ग्रे कोशिश करने के लिए उत्सुक था। मैंने सहमति दी और उसे स्वतंत्र रूप से शिकार करने दिया। लिटिल ग्रे खुशी से आर्कटिक खरगोशों की ओर दौड़ा, लेकिन उसके पास कोई शिकार कौशल नहीं था और वह केवल आंख बंद करके दौड़ना जानता था। आर्कटिक खरगोशों की सुनने की क्षमता बहुत तेज थी
और उन्होंने जल्दी ही उसे देख लिया, फिर चारों ओर बिखरकर भाग गए। लिटिल ग्रे ने गुस्से में हुआंक लगाई। मैंने सिर हिलाया, उसके पास गया और उसे एक थप्पड़ मार दिया। अचानक मेरी छठी इंद्री ने मेरे पूरे फर को खड़ा कर दिया और मैंने अपने पंजों से लिटिल ग्रे को झाड़ियों के भीतर दबा दिया। मैंने उस छोटे भेड़िए को अच्छी तरह छिपा दिया और निश्चित ही कुछ सेकंड बाद झाड़ियों से 2 मीटर लंबा भारी भरकम ग्रिजली भालू बाहर निकल आया। उस भालू के एट्रीब्यूट्स भयावह थे। मैं अभी निश्चित रूप से भाग सकता था, लेकिन लिटिल ग्रे नहीं भाग सकता था। मैंने लिटिल ग्रे को कसकर दबाए रखा ताकि ग्रिजली भालू उसे देख न सके। सौभाग्य से ग्रिजली भालू ने पास में छिपे दोनों भेड़ियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। फल खाने के बाद वह आराम से वहां से चला गया। भेड़ियों का मेरी बात मानना स्वाभाविक था।